Hey everyone, this is Param from UCMS Delhi. Welcome to my channel. तो गाइस, शॉर्ट नोट सीरीज़ में ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस, होता क्या है ना, तो ड्यूरिंग लास्ट मंथ्स बिफोर एग्ज़ाम हर एस्पिरेंट मेहनत करता है। जो टाइम का प्रेशर होता है ना, वो हर बच्चे से मेहनत करवाता है। हर एस्पिरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, दिन रात हार्ड वर्क करता है। लेकिन जो रेस में डिफरेंस करता है ना, जो फैक्टर डिफरेंस करता है, वो पहला फैक्टर तो है लास्ट मंथ में आपकी स्ट्रेटजी क्या है। सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और दूसरा फैक्टर है कॉन्फिडेंस। यार, अगर आपने लास्ट मंथ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं किया ना, तो आप जो रैंक या मार्क्स डिज़र्व करते थे वो कभी नहीं ला पाओगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है लास्ट मंथ में। तो अब क्वेश्चन आता है, कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? तो ये कॉन्फिडेंस आएगा गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको एनालाइज करने से, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने से, एनसीईआरटी की एक लाइन का जूस बना के डाइजेस्ट करने से, और एक मेन फैक्टर शॉर्ट नोट्स, जिसकी हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। गाइस, शॉर्ट नोट्स जो कॉन्फिडेंस देते हैं ना, वो और कोई चीज़ दे ही नहीं सकती लास्ट मंथ में। फिर भले ही आपका चैप्टर कोई वीक हो, कोई हार्ड हो, दैट हार्डली मैटर्स, बट आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए ना जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके, तो जब उसके बाद बनाने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, और वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। तो शॉर्ट नोट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, ये शॉर्ट नोट्स जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे ना, वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। लास्ट ईयर भी ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी ही कंडीशन थी। लास्ट ईयर भी कोविड था, पोस्टपोनमेंट और प्री पोस्टपोनमेंट, ये कन्फ्यूज़न थी। तो ये सब एक्सपीरियंस किया है मैंने, जो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। कुछ ऐसी सिमिलर सिचुएशंस थी। तो गाइज़, मैंने सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर किया जाए, जो कि मेरी जैसी सिमिलर सिचुएशन में भी एस्पिरेंट्स और स्पेशली ड्रॉपर्स, मैं उनकी सिचुएशन अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि मैंने खुद उसे बहुत पास से फील किया है। ओके गाइज़, तो मैं आपको कुछ पहले पॉइंट्स बता देता हूँ इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले। तो फर्स्ट पॉइंट इज़, मैं इस सीरीज़ में जितने चैप्टर हो सकते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं केमिस्ट्री से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। बायोलॉजी फिजिक्स की मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि उसकी मैं लाऊंगा या नहीं, बट केमिस्ट्री के मैं जितने चैप्टर्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे कवर करने की कोशिश करूँगा। सेकेंड पॉइंट इज़, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ना जो मैंने बनाए थे, ये आपको 95% कवरेज दे देंगे हर चैप्टर की, ये मैं गारंटी देता हूँ। जो रेस्ट कवरेज होगी वो आपको एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज़ भी लाऊंगा मैं वेरी सून, उसमें कवर किया जाएगा ये। थर्ड पॉइंट इज़, आप लोग कहोगे यार आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो आप उन्हें पीडीएफ फॉर्म में डायरेक्टली हमें लिंक दे दो। तो गाइस, एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी और के लिखे हुए शॉर्ट नोट्स ना उतने इफेक्टिव नहीं होते जो आप अपने हाथ से लिखोगे फिर उन्हें रिवाइज़ करोगे। तो बिलीव मी, जो अपने हाथ से लिखे हुए मटेरियल का मज़ा है ना, वो कभी और किसी के हाथ से लिखे हुए में मज़ा ही नहीं आता। फोर्थ पॉइंट इज़, कुछ शॉर्ट नोट्स, कुछ चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपको ज़्यादा पेज के लगेंगे, तो डोंट वरी, क्योंकि इसलिए मैं आपके साथ ये सीरीज़ करूँगा, तो आपको मेरे साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इसलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा तो कुछ चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बहुत पेज के हैं, जिससे आप सोचोगे कि ये तो शॉर्ट नोट्स है ही नहीं, ये तो नॉर्मल क्लास नोट्स लग रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़, गाइस, आगे मैं आपके लिए सुपर शॉर्ट नोट्स बनाने की भी टेक्निक लाऊँगा, जो मैंने खुद किया था। तो ये सुपर शॉर्ट नोट सीरीज़ अप्रॉक्सीमेटली मैं आपके पेपर से 1.5 मंथ पहले लाऊंगा, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस तभी है। तो लास्ट पॉइंट इज़, इस सीरीज़ को आपको फॉलो कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आपको करना क्या है, आप वीडियो देखोगे तो जब उसमें हाफ पेज कवर हो जाए, आपको वहाँ वीडियो पॉज करनी है, फिर आपको नोट्स को अपने वे में लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट रेलेवेंट नहीं है, वैसे तो मैंने सब रेलेवेंट पॉइंट ही बताए हैं, बट आपको फिर भी लग रहा है कि ये रेलेवेंट नहीं है मेरे पॉइंट, तो उसको लीव कर दो। और आपको हर पेज पे थोड़ा सा 2 या 3 लाइंस का गैप देना है शॉर्ट नोट्स के हर पेज पे, ताकि बाद में आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त या कहीं और से पढ़ के एनसीईआरटी से पढ़ा कुछ ऐड ऑन मिले, तो उसमें आप कंफर्टेबली ऐड कर पाओ। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो ये हमारा फर्स्ट पेज है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये तो बेसिक है, विसिनल, जेमिनल ये तो पता होना चाहिए, विनाइल, एलाइल ये तो बेसिक है, और ये इंपॉर्टेंट है। देखो,
इथाइलिन और इथाइलिडीन, इसमें ना बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत बार हमें आते हुए क्वेश्चन इस कन्फ्यूज़न के कारण गलत हो जाते हैं, तो इन दोनों का खासकर ध्यान रखना है, इथाइलिन और इथाइलिडीन। ओके, ये तो सबको पता होता ही है, ये ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है और ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देखो यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है कि रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि इसमें जो राइट साइड में ना P डबल बॉन्ड O बनना है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए रिएक्शन राइट साइड में जा रहा है, यही इसका ड्राइविंग फोर्स है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ चलो। और देखते हैं, और ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी करनी है आपको। इसमें देखो मैंने साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी लिखी हुई हैं कि जो PX3 से PCl3 PBr3 कोई भी हेलोजन हो सकता है। PX3 से जो ROH का रिएक्शन है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, फॉस्फोरस को लेना है और 3 ROH के मॉलिक्यूल लेने हैं, अपने अल्कोहल मॉलिक्यूल, और यहाँ से H3PO3 एलिमिनेट कर देना है, जो बचेगा वो आपका RX बन जाएगा। आगे देखते हैं, ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, SN2 मेथड से हो रही है और इसमें एक वॉलेटाइल गैस SO2 निकलती है, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत अच्छा मेथड है। क्यों है ये एल्काइल हैलाइड बनाने का अच्छा मेथड? क्योंकि यहाँ पे जो रेसिड्यू है ना, वो गैस है, वो उड़ जाती हैं, हमारा मेन प्रोडक्ट छोड़ जाती हैं। अब ये देख लेते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मार्कोवनिकॉफ रूल लग रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है इसमें। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी HBr, HCl, HI इनके साथ पेरोक्साइड दे रखा हो ना, HCl, HI, तो कभी भी कंसिडर मत करना तुम पेरोक्साइड का इफेक्ट, सिर्फ HBr पे ही लगता है पेरोक्साइड का इफेक्ट। बहुत बार क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, HCl, HI इन सब के साथ पेरोक्साइड दे देगा और तुम पेरोक्साइड इफेक्ट लगाए होगे, लेकिन ध्यान रखना ओनली HBr के साथ ही होता है पेरोक्साइड इफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये रिएक्शन भी करना है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है। इसमें जो नई ब्रोमीन वाटर होता है, इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन। जब ये रिएक्शन हो जाता है तो ये कलर लेस हो जाता है सॉल्यूशन, इससे पता लगता है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड या अनसेचुरेशन प्रेजेंट थी हमारे सबस्ट्रेट में। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो यहाँ कितना हाई टेम्परेचर है, कभी भी हाई टेम्परेचर हो या फिर Hμ दे रखा हो तो हमेशा रेडिकल वाले मैकेनिज्म से होता है रिएक्शन, क्योंकि हाई टेम्परेचर और Hμ पे रेडिकल बनता है। तो यहाँ इस रिएक्शन में रेडिकल यहाँ बनेगा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, तो Cl रेडिकल यहाँ पे लग जाएगा। तो ये जो तुम्हारा रिएक्शन हुआ है, ये कौन सा हुआ है, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये है हमारा NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये रिएक्शन भी कर लेना। देखो इसकी ट्रिक है, NBS में B आ रहा है, इस B से समझ जाना ब्रोमीन है, तो मैं बस FRSR पिछले वाले रिएक्शन की तरह इसमें भी FRSR कराना है, रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल बनाना है, यहाँ बनेगा और Br लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ Hμ दे रखा है ना, तो मैंने पहले ही बताया था FRSR होता है। और ब्रोमीन का सोर्स क्या है, NBS ही तो ब्रोमीन का सोर्स है, तो ये रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन तो भाई है ही इम्पॉर्टेंट, Cl2 Hμ, इसमें भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तुम्हारा RH+I2 आयोडीन की रिएक्शन है। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि Ri+HI, ये HI भी एक एसिड है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन दे देता है यहाँ पे। तो हमें इसको रिवर्सिबल होने से रोकने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि HNO3 या HiO3, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। तो चलो अभी हमारा है दूसरा पेज, इसको देखते हैं। फ्लोरीनेशन, ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, एल्केन का फ्लोरीनेशन होता है H हटा के। तो ये बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, क्योंकि जो इसके मैकेनिज्म में टर्मिनल स्टेप होता है ना, R और F का कॉम्बिनेशन, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज, इसमें हेलोजन एक्सचेंज करेंगे हम। तो ये पहली है फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसमें RX की जगह I लग जाता है, मतलब आयोडीन लग जाता है, एसीटोन हमारा सॉल्वेंट होता है। अब इसकी, और ये स्वाट रिएक्शन है, स्वाट रिएक्शन में हम फ्लोरीन लगाते हैं AgF का यूज़ करके। अब देखो ट्रिक देखो, तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें आयोडीन लगता है और किसमें F लगता है। तो देखो फिंकलस्टीन नाम है इस रिएक्शन का, इसके नाम में F आ रहा है पहले, तो इसमें फ्लोरीन लगना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली है क्या है, ये जो फिंकलस्टीन भाई साहब हैं ये हैं फ्रॉड,
और F से फेक, F से फ्रॉड। तो ध्यान रखना नाम में तो F है लेकिन रिएक्शन में I देते हैं ये, तो ये फ्रॉड है। ये रिएक्शन में I दे रहे हैं और नाम के हिसाब से इन्हें F देना चाहिए था, फ्लोरीन। तो इसकी ये ट्रिक हो गई। अब जो हमारा स्वाट रिएक्शन है उसको ना, जैसे अभी तो हमने एक ही हेलोजन था हमारा R ग्रुप पे, अगर 2-3 हेलोजन हो ना सेम कार्बन पे, तो जो हमारा ये होता है रिएजेंट, ये यूज़ होता है COF2 या SbF2। देखो एग्जांपल देखो, एक ही कार्बन पर 2 Cl लगे हैं तो हमने SbF3 यूज़ किया और देखो CF2 बना दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी देख लेना, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये रिएक्शन सिल्वर एल्केनोइड कहते हैं इसको, सबस्ट्रेट को। और ये हमारा जो नेम रिएक्शन है इसका नाम है हुन्स-डिकर रिएक्शन। इसमें हमने क्या किया, देखो क्या करो, एक ब्रोमीन तो तुम सिल्वर को दे दो Ag को, और एक ब्रोमीन तुम R को दे दो। तो एक ब्रोमीन R को दिया RBr, एक ब्रोमीन Ag को दिया AgBr, और बचेगा क्या, CO2। ये गैस निकल गई। इस प्रोसेस को हमने स्टेप डाउन कहा। क्यों? स्टेप डाउन प्रोसेस वो होते हैं जिसमें हमारा एक कार्बन कम हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट में। तो देखो यहाँ एक कार्बन कम हो गया क्योंकि CO2 निकल के भाग गई, इसलिए स्टेप डाउन प्रोसेस है। तो ठीक है, अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं एल्काइल हैलाइड की। तो देखो पहला रिएक्शन क्या है, AgNO2 से, AgNO2 से RX का रिएक्शन, तो RNO2 बनना है। यार एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, हमेशा रटते हैं कि AgNO2 तो RX पे इसका RNO2। तुम ना बेसिक स्ट्रक्चर देखो ज़रा उसका रिएजेंट का, तो तुम अपने आप समझ आएगा। देखो AgNO2 में क्या होता है, Ag से O जुड़ा होता है और N और O। तो होता क्या है, ये N का लोन पेयर फिर RX पे अटैक कर देता है, तो ये RNO2 बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये तो तुम्हें आता होगा, ये भी कर लेना, ये भी आसान है, ये भी इजी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 4 रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कि हमारे एल्काइल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस कर देंगे। NaETOH, जिंक HCl, टिन HCl और आयरन और एसिटिक एसिड। इनमें से कोई भी आ जाए ना, रिडक्शन मार देना बस। एक्वस NaOH का ये भी तुम्हें पता होगा। इम्पोर्टेंट ये है, अब ये हमारा NCERT में इंटेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में भी दिया हुआ है कि NaCN और AgCN, NaCN से हम अटैक कराते हैं तो हमारा CN लगता है, और AgCN से अटैक कराते हैं तो NC लगता है। ऐसा क्यों? तो देखो जो NaCN है हमारा, वो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, वो टूट जाता है Na+ और Cn- में, तो Cn- अटैक कर देता है RX पे। बट जो AgCN है वो ऐसे नहीं टूट सकता क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो वो क्या है हमारा, ऐसे इसका स्ट्रक्चर AgCN का ये है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। इसमें ये नहीं कि बॉन्ड टूट के आयनिक फॉर्म में आके अटैक कर देगा। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन फ्री है। तो यहाँ हमारा नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ये फ्री भी है, तो ये N अटैक करता है RX पे, इसका N ग्रुप, तो जिससे N जाके जुड़ता है और RNC बनता है। और ये भी ईजी है, NaNO2 इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखो, तुम अपने आप अटैक करा लोगे। तो इसमें O फ्री है हमारा, ठीक है, Na+ और ये ON डबल बॉन्ड O, तो ये O की साइड से अटैक होता है RX में और ये स्ट्रक्चर बनता है। अब ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है, तुम्हें आता होगा ये पहले से ही, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका मैकेनिज्म ज़रूर समझ लेना क्योंकि इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रट्टा मत लगाना। इसका मैकेनिज्म तुमने पहले भी नोट कर रखा होगा, यहाँ भी देख सकते हो। तो इसका मैकेनिज्म समझ लेना और सेट-ज़ेफ रूल पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी जो एल्कीन की होती है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये मेजर प्रोडक्ट है, माइनर बेस्ड ऑन सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट। तो ठीक है, अब हमारा थर्ड पेज है शॉर्ट नोट्स का। अब हम बात करेंगे जेमिनल डायलाइड की। जेमिनल क्या होता है, एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप, ठीक है। अब इसकी MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। तो ये हमारा एसिटाइलिन है, HCl से एक Cl हमने ऐड किया, फिर एक और Cl ऐड किया, तो देखो हमारा क्या बना, इथाइलिडीन क्लोराइड। देखो इथाइलिडीन और इथाइलिन वाली वो कन्फ्यूज़न की मैंने बात की थी, उसका यूज़ आ गया ना यहाँ पे। तो अब इसकी कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। देखो कि डीन वर्ड पर फोकस करो। डीन कौन होता है, कॉलेज का होता है डीन, या होती है डीन, पावरफुल होता है, होती है, ठीक है। और अपने केसी भाई तो याद ही होंगे ऑपरेशन MBBS के, तो वो पास होने की रिक्वेस्ट या धमकी बोल लो किसके पास लेके जाते थे, डीन के पास। तो डीन पावरफुल होता है या होती है। तो एक ही कार्बन पे यहाँ 2 Cl हैं, कार्बन पावरफुल है, वो कह रहा है मैं 2 हेलोजन संभाल लूँगा, तो एक ही कार्बन पे 2 Cl हैं। तो ये तरीका हो गया थाइलिडीन को याद रखने का। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो ये देखो हमारा इथाइल डाइक्लोराइड है, इथिन पे 2 क्लोरीन है,
तो KCN से हमने रिएक्शन कराया, 2 CN लग गए 2 Cl की जगह। फिर हाइड्रोलिसिस कराया, तो CN का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है, 2 COH लग गए। अब हम एक्वस KOH लेते हैं, तो 2 Cl की जगह 2 OH लग गए। और ये आपको पता ही होगा, एक कार्बन पर 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते। एक H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट करा दो और ये देखो हमारा बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराया तो पहले एक क्लोरीन एलिमिनेट हो गया और हमारा कुछ ऐसा बन गया होगा, है ना। ये देखो एक क्लोरीन एलिमिनेट होकर ये बन गया होगा। अब एल्कोहलिक KOH हम दूसरे स्टेप में भी ले सकते थे एक और क्लोरीन एलिमिनेट कराने के लिए, बट हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि एल्कोहलिक KOH में इतनी दम नहीं है कि इस क्लोरीन को निकाल दे, क्योंकि ये क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, इसमें रेजोनेंस की वजह से पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो इसके लिए हमें और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा, तो हम NaNH2 लेते हैं जो कि इस क्लोरीन को भी रिमूव कर देता है और फाइनली हमारा एसिटाइलिन बन जाती है। तो अब विसिनल डाइलाइट देख लेते हैं। विसिनल का मतलब अलग अलग कार्बन पर एक एक हेलोजन ग्रुप। तो इसकी ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। इसमें आपको एक ही लिख लेना क्योंकि ये उसी के एग्जाम्पल हैं, तो आप ये बीच वाला लिख लेना, सेकंड वाला। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो विसिनल डाइलाइट की केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कुछ। तो एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होगी, एक हेलोजन एलिमिनेट, डबल बॉन्ड आ गया। अब एल्कोहलिक KOH में इतनी दम नहीं है तो NaNH2 यूज़ करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। एक्वस KOH यूज़ करा तो अलग अलग कार्बन पे एक एक OH ग्रुप। मैंने ये कहा था, आपको भी पता होगा, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है, बट यहाँ अलग अलग कार्बन पे OH है। KCN डाला, अलग अलग कार्बन पे एक एक CN आ गया, हाइड्रोलिसिस कराया, CN का COH बन गया। अब हम ट्रायलाइड को देख लेते हैं। तो जो हेलो फॉर्म वर्ड है वो एक जनरल टर्म है किसी भी कार्बन के लिए जिस पे एक हाइड्रोजन हो, 3 हेलोजन ग्रुप हो। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अब इनको कलर याद रखना होगा। क्लोरोफॉर्म कलरलेस लिक्विड होता है, ब्रोमोफॉर्म पेल येलो, आइडोफॉर्म येलो। कलर इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, ये तीनों याद करना ज़रूरी है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। CCl4 टेट्राक्लोरोकार्बन का आप रिडक्शन करा दीजिए तो हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। लेबोरेटरी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी करनी है। ब्लीचिंग पाउडर में इथेनॉल डाल दिया, क्लोरोफॉर्म मिल गया। अब देख रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप भी जानते हो। तो इसमें कुछ नहीं होता है, एक बेस होता है और ये हेलोजन NaOH+X2 होता क्या एक्चुअली, NaOH जो है Na वो माइनस दे देता है और H+। अब ये जो NaOH माइनस है ये X2 में से जो X+ जनरेट हुआ उसके साथ रिएक्ट करके NaOX बना लेता है और NaOX क्या देता है, OX-, और यही हमारा एक्टिव एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब देखो, अब हमें ये ग्रुप चाहिए होता है CH3CO ग्रुप, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाता है। तो जैसे हमारा अब सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो एक्चुअली होता क्या है, पहले उसका ऑक्सीडेशन होता है और ये जो फर्स्ट नंबर पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारा ये जो 2 डिग्री हेलाइड होता है ये भी इसी में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर, फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अब ये ध्यान रखना है, ये ग्रुप्स हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पहला स्टेप होता है ना उसमें एसिड बेस रिएक्शन होता है। इसका मैकेनिज्म आपने देखा होगा, उसमें पहले रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन होता है और वही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये जो हमारा पहला स्टेप होता है RDS होता है, इसलिए जो रेट होती है ना हेलोफॉर्म रिएक्शन की, अगर क्लोरीन ग्रुप लगाया तब भी सेम है, ब्रोमीन ग्रुप लगाया तब भी सेम है, आयोडीन ग्रुप लगाया तब भी सेम है, ये ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना, जो कार्बन से H जुड़ा होगा या D जुड़ा हो सकता है या T ग्रुप जुड़ा हो सकता है, तो जो रेट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो एक्चुअली होगा क्या, जो हमारा ये ग्रुप है CO के साथ जुड़ा हुआ CH, तो हेलोजन पहला आएगा, एक H हटाएगा वो जुड़ जाएगा, दूसरा हेलोजन आएगा वो दूसरा H हटाएगा वो जुड़ जाएगा, तो हेलोजन आके H को हटा रहा है। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, H या D T कोई भी जुड़ा हुआ है, तो उसको हटाने में प्रॉब्लम होगी, तो रेट कम हो जाएगी। देखो इसलिए ये रेट ही आई है। जो यहाँ पे H है इसको हटाना इजी है एज़ कम्पेयर टू CD बॉन्ड, और CD बॉन्ड को हटाना और भी इजी है एज़ कम्पेयर टू CT बॉन्ड, इसलिए रेट सबसे ज़्यादा हमारे H वाले की आई, क्योंकि CH बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन ये पता ही होगा, CH3CO ग्रुप कंपाउंड होता है जिसमें ये स्ट्रक्चर होता है वो देते हैं। ये ग्रुप होना चाहिए प्रेजेंट, फिर चाहे पहले से हो प्रेजेंट या ऑक्सीडेशन के बाद। ऑक्सीडेशन के बाद का मीनिंग जैसे देखो इन ग्रुप्स में आया था, ऑक्सीडेशन के बाद एक जनरेट हुआ था। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसका 4th पेज देखते हैं हम शॉर्ट नोट्स का। तो ये आइडोफॉर्म है और 10% इथेनॉल
ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, टिंचर सॉल्यूशन। ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि ये I2 रिलीज़ करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब एसिड और इसके जो डेरिवेटिव होते हैं, मैं पहले भी बता दिया, वो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं। तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इनका एसिड के डेरिवेटिव का, लेकिन टेस्ट नहीं देते। तो इनका देखो, जैसे एसिटिक एसिड है तो NaOH का OH माइनस इसके H पे अटैक करता है, एसिडिक H पे, और ये बना देता है। लेकिन फिर OH माइनस इस CH3 पर अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए आगे रिएक्शन नहीं हो पाता। तो देखो ऑक्सीडेशन तो हो गया, लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे। अब ये ध्यान रखना, ये एक ही एस्टर है, ये वाला एस्टर एक ही एस्टर है जो ये टेस्ट दे देता है। ये याद मत रखना, इसको छोड़ दो, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो देते हैं, कोई नहीं देते, प्रैक्टिस के लिए हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये देखो, CHCl3 था, एक्वस NaOH से रिएक्शन कराया, एक Cl हटा OH लगा, एक और Cl हटाया OH लगाया, एक और Cl हटाया OH लगाया। अब एक कार्बन पर 3 OH आ गए। जब 2 स्टेबल नहीं होते हैं तो 3 कहाँ से स्टेबल होंगे, तो 2 OH में से पानी एलिमिनेट कराओ और ये बना दिया अपना फॉर्मिक एसिड। अब इसका फिर NaOH से रिएक्शन हो जाएगा, तो ये एसिडिक H हट जाएगा, इसकी जगह Na लग जाएगा, तो देखो ये सॉल्ट बन गया। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब ये जो CHCl3 है, इस पर हमने HMeCl2 का रिएक्शन कराया तो CCl4 बन गई। ये इंपॉर्टेंट है, पायरीन गैस कहते हैं और ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होती है, ये भी ध्यान रखना। अब आइसोसाइनाइड टेस्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। कार्बाइल अमीन रिएक्शन भी कहते हैं। 1 डिग्री अमीन लेना है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेना है और KOH लेना है बेस, तो क्या बनता है आइसोसाइनाइड, RNC। स्मेल होती है पंजेंट और फाउल, ये ध्यान रखना है, पहले भी प्रीवियस में आ चुका है। इसमें ये इंटरमीडिएट क्या बनता है, मतलब जो अटैक करने वाला एजेंट होता है वो होता है CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, ये ध्यान रखना। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। ये R ग्रुप जितना मतलब +I+M अफेक्ट लगा रहा होगा NH2 पे, उतनी ज़्यादा ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इसकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो आगे प्रोसीड करते हैं, इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे एक बार देख लेना, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। हाँ, ये NCERT में दे रखा है तो इसको देख लो। देखो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और HNO3, कॉन्क HNO3 का स्ट्रक्चर तुम ऐसे बनाओ, देखो जैसे यहाँ दे रखा है, ये NO2 HNO3 हो गया, और यहाँ से एक H और OH निकाल दो, क्लोरोफॉर्म में से H और पानी निकाल दो, तो तुम्हारी ये गैस बन जाएगी CCl3 NO2 क्लोरोपिक्रीन, टीयर गैस, आंसू गैस के कोले जो कि निकाल देते हैं आंसू। तो इस गैस का फॉर्मूला ध्यान रखना। अब क्लोरोफॉर्म की बोतल तुमने सुना होगा, कभी भी खुला नहीं रखते क्योंकि एयर और सनलाइट से ऑक्सीडाइज होके COCl2 गैस बना देती है, ये भी ध्यान रखना। इस गैस का सीधा नाम पूछ सकते हैं कि फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला क्या है, COCl2, फॉस्जीन, पॉइजनस गैस। CHCl3 की रिएक्शन सिल्वर Ag के साथ आ सकती है, तो उसमें तुम्हें ऐसे लिख के नहीं दे रखा होगा जैसे मैंने लिख रखा है, तो मैं खुद 2 मॉलिक्यूल लेना CHCl3 के, बीच में Ag लगाना और 6 AgCl निकाल देना, 6 AgCl। तो जब 6 AgCl निकल जाएंगे तो तुम्हारा ये 2 कार्बन कार्बन जुड़ के 3 बॉन्ड बन जाएंगे और एसिटाइलिन गैस बन जाएगी। अब तो तुम्हारा हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन होता है, तो देखो इसमें तुम्हारा CHI3 बन गया और ये सॉल्ट बन गया। ये NCERT के पॉइंट्स हैं सारे, ये हम NCERT मार्किंग सीरीज़ में भी कवर करेंगे और तुम खुद से भी पढ़ लेना। तो गाइस दैट्स इट फॉर पार्ट 1, बाकी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड सीरीज़ लाने वाला हूँ, तो फॉर डैट आई नीड लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा काम है यार, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।